यूसुफ बहैसियत हाकिम, नया हुक्मरान। पैदाइश बाब 41। बादशाह ने यूसुफ से ख्वाबों की ताबीर सुनी तो उसके होश उड़ गए। वो जानता था कि इफरात की फसलों के बावजूद बाद में कहत के जो 7 साल आएंगे साथ मौत भी लाएंगे। मगर यूसुफ को अभी कुछ और भी कहना था। वो बोला, बादशाह सलामत, इजाजत हो तो अर्ज करूं कि आपको क्या करना चाहिए। बादशाह ने हाँ में सर हिलाया तो यूसुफ ने बात जारी रखी, हुजूर अपने किसी दाना और बातदबीर शख्स को खुराक की रसद का हाकिम बना दें। वो इफरात के 7 सालों में कसरत से अनाज गोदामों में जमा करता रहे। ये अनाज कहत के 7 सालों में सारे लोगों के खाने को काफी होगा। लोग भूखे नहीं मरेंगे। बादशाह को यूसुफ का दानिशमंदाना मशवरा बहुत पसंद आया। वो यूसुफ से बहुत खुश हुआ। उसने पुकार कर कहा, तुम ही वो आदमी हो। तुमने साबित कर दिया है कि तुम बहुत अक्लमंद हो। मैं तुम्हें पूरे मिस्र पर हाकिम मुकर्रर करता हूं। जो कुछ करना जरूरी है करो। तुम मेरे नए वजीर आजम हो। बादशाह के हुक्म से यूसुफ को उम्दा रथ, नौकर चाकर, नफीस और उम्दा लिबास दिए गए। इसके गिले में सोने का तौक पहनाया गया और सारे मुल्क में मनादी कराई गई कि यूसुफ मुल्क मिस्र का हाकिम है। बादशाह के बाद दूसरा दर्जा यूसुफ का है। यूसुफ ने खुदा पर भरोसा रखना और उसका काम अच्छी तरह करना सीख लिया था। वो गुलामी में और कैद खाने में भी ऐसा ही करता था। उसने अपने अहम फराइज भी इसी तरह पूरे करने शुरू कर दिए। उसने मिस्र के तूल व अर्ज का दौरा किया। उसने हुक्म दिया कि हर शहर में बड़े बड़े गोदाम बनाए जाएं जिनमें अनाज जखीरा किया जाए। इफरात की फसलों के 7 सालों में कसरत से अनाज पैदा हुआ। यूसुफ ने खास इंतजामात किए और सारे मुल्क में हर जगह अनाज जखीरा किया गया। इफरात के 7 साल खत्म होने से पहले ही इतना अनाज जमा हो गया कि यूसुफ ने हिसाब रखना भी छोड़ दिया। फिर कहत के साल शुरू हुए जिनमें फसलें पैदा नहीं होती थीं। यूसुफ पहले से भी ज्यादा मसरूफ हो गया। वो अनाज बेचता था और ध्यान रखता था कि सारे लोगों को हसब जरूरत मिलता रहे। नजदीकी मुल्कों में भी कहत और खुश्क साली आई। बहुत जल्द लोग अनाज खरीदने मिस्र में आने लगे क्योंकि खबर फैल गई थी कि मिस्र में अनाज है। वो यूसुफ के पास आते और इजाजत मांगते कि अनाज खरीद कर अपने अपने मुल्क में ले जाएं। मिस्र में अनाज। पैदाइश बाब 42। कनान के मुल्क में भी कहत था। यकूब और उसके बेटे भी अनाज के मोहताज होने लगे। यकूब ने अपने बेटों से कहा, मैंने साना है कि मिस्र में अनाज है, तुम भी वहां जाओ और कुछ अनाज खरीद लाओ। सिवाय बनियामीन के सारे भाई रवाना हो गए। यकूब ने इसे जाने ना दिया क्योंकि वो उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इसकी चहीती बीवी राखेल का वाहिद बेटा था जो बाकी रह गया था। जो नहीं इन 10 गैर मुल्की आदमियों को यूसुफ के हुजूर लाया गया। उसने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन उन्हें कुछ खबर और ख्याल ना था कि ये कौन है। उन्हें तो उम्मीद भी ना थी कि हमारा भाई जिंदा होगा। मिस्र का हाकिम होना तो बहुत दूर की बात थी। यूसुफ ने सख्त लहजे में उनसे पूछा, तुम कहां से आए हो? वो मिस्री जबान में बोलता था और एक नौकर सारी बातों का तर्जमा करता था। इन्होंने जवाब दिया, कनान से। हम यहां अनाज खरीदने आए हैं। यूसुफ बोला, मुझे तुम्हारी एक भी बात का यकीन नहीं। मेरा ख्याल है कि तुम जासूस हुआ और मालूम करने आए हो कि मिस्र के हालात कैसे हैं और यहां क्या हो रहा है। इन्होंने एतराज करते हुए कहा, हम सच्चे आदमी हैं जनाब वाला, हम जासूस नहीं हैं। अब यूसुफ ने बड़े राब से कहा, तो फिर मुझे अपने मुतालिक सब कुछ बताओ। इन्होंने बताया, हम सब 12 भाई थे, लेकिन एक भाई मर गया है और सबसे छोटा हमारे बाप के पास है। बाप इससे इतना प्यार करता है कि इसे हमारे साथ भी नहीं आने दिया। यूसुफ ने अपने बारे में मर गया है साना तो उसे अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन इसने अपना एहसास जाहिर न होने दिया। वो बोला, दाल तुम्हें साबित करना होगा कि तुम बेगुनाह और बच्चे हो, इसलिए अगली दफा अपने सबसे छोटे भाई को साथ ले आना। मैं तुम में से एक आदमी को यहां कैद रखूंगा जब तक इस भाई को लेकर ना आओ। ये मेरा हुक्म है। इनमें से शमून को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया गया।
दूसरों को इजाजत मिल गई कि अपने बोरों में अनाज भरकर वापस कनान चले जाएं। घर जाकर उन्होंने बोरे खोले तो देखकर खौफजदा हो गए कि हर एक की नकदी उसके बोरे के अंदर रखी हुई थी। इन्होंने जितनी कीमत अदा की थी वो सब की सब लूटा दी गई थी। वो कहने लगे, पहले तो हम पर जासूस होने का इल्ज़ाम लगाया गया था, अब चोर होने का इल्ज़ाम भी लगाया जाएगा। उन्हें खबर न थी कि यूसुफ ने अपने नौकरों को हुक्म दिया था कि नकदी उनके बोरों में रख दी जाए। उन्हें पता नहीं था कि यूसुफ मालूम करना चाहता है कि मेरे जालिम भाई अब किस किस्म के आदमी बन गए हैं।